हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे, बिना समय गंवाए फटाफट से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ को अपना नया सीएम मिल गया है। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे विष्णुदेव साय। कुछ लोग दोस्तों अजीत जोगी को कह रहे हैं कि पहले वो थे आदिवासी सीएम, लेकिन एक्चुअली में उनके पहले आदिवासी सीएम होने पर डिस्प्यूट है और इस वजह से इनको माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उन पर याचिका दायर हुई थी कि वो आदिवासी नहीं है। तो इसीलिए विष्णुदेव साय ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आपने बिल्कुल सही पढ़ा था कल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया और सभी क्षेत्रों में भी कल दिया गया, 10 दिसंबर को दिया गया। मतलब नवनिर्वाचित तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को चुना गया है। और कल मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, मैंने बता दिया था असदुद्दीन ओवैसी के बेटे हैं ये, जबकि मुझे भी कल ही पता चला आप लोग के माध्यम से कि ये उनके भाई हैं। मुझे सच में नहीं पता था। आगे, किस देश ने गाजा में तुरंत जंग को रोकने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया? तो अमेरिका ने किया। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है कहाँ बनकर तैयार हुआ है? अहमदाबाद में। मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी है? लाल रिनपोई बनी है। और आरबीआई ने यूपीआई की लिमिट 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दी है। और ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में मोदी एक बार फिर से 76% अप्रूवल के साथ ये टॉप पर हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में किस देश में मलेरिया के 66% मामले देखने को मिले? तो वो देश है इंडिया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। चलिए, बुक दोस्तों, बुक को लेकर के अपडेट है, मैं बता दूं अभी ही। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक अपनी आ रही है और ये कल से आप ऑर्डर शुरू कर पाएंगे। मतलब कल से आप ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर पाएंगे और उसके बाद से अगले 2 से 3 दिनों में आप तक पहुंचेगी बेस्ड अपॉन डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो देखो यहाँ पर ना बीजेपी वाले भी एक दिन का हम लोग को करंट अफेयर का क्वेश्चन दे रहे हैं। एक ही दिन में तीनों ना सीएम अनाउंस करके एक दिन अनाउंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का, फिर अब मध्य प्रदेश का, अब अगले दिन राजस्थान की बारी है। फिलहाल मध्य प्रदेश को भी नया चेहरा मिला है और इस बार जो है ना डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया है नया मुख्यमंत्री। सभी की अटकलों को दरकिनार करते हुए अभी कल की सुबह में ये फोटो भी हुई, नवनिर्वाचित विधायक दल की फोटो हुई। और इसमें आपको पता है पहले रो में जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने बड़े बड़े लीडर थे, पहले रो में जो बैठे थे, सब कयास यही लगा रहे थे। यहाँ तक कि आप मीडिया में भी देख रहे होगे, सब बस यही प्रिडिक्शन कर रहे थे कि ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। कोई नहीं बना। बना कौन? यहाँ पर पीछे से तीसरी लाइन में मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं किया था। मतलब जब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जब पीएम मोदी गए थे वहाँ पर भाषण देने, तो ये भीड़ में कहीं पीछे जाकर बैठे हुए थे। मतलब आप समझो बहुत ही सामान्य नेता, जो सामान्य चेहरा, जिनको कोई उतना इससे पहले पहचानता नहीं था, रीजनल ही पहचानता रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अब बन गए हैं ये सीएम। मामा जी रहे 18 साल तक ये सीएम रहे, शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद मोहन यादव बने हैं यहाँ पर नए सीएम। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मीडिया में तो चर्चा का विषय है ही। यहाँ पर बात करें अगर हम लोग मोहन यादव की, तो डॉक्टर मोहन यादव जो पीएचडी कर चुके हैं, ये उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं और साथ ही साथ अमेरिका में भी इनको एक बार सम्मानित किया गया था और काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में आपको पता होगा भाजपा ने 163 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत हासिल किया। कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट गई है और 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। इनके नाम आपको याद रखना है। डिप्टी सीएम 2 बनाए गए हैं, एक जगदीश देवड़ा और एक राजेंद्र शुक्ला, इन दोनों का नाम याद रखना है। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर, जो अभी तक कृषि मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री थे, इनको विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर है? तो ये मध्य प्रदेश का ब्यौरा रहा। मध्य प्रदेश के अलावा आप देखो प्रमुख नियुक्तियां और कहाँ पर हुई, रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे। 5 राज्यों के जो नए सीएम बन करके आ रहे हैं, इन 5 राज्यों का आपको ध्यान रखना है। देखो 4 का तो अनाउंसमेंट हो गया है
और राजस्थान में भी नया ही चेहरा मिलना है क्योंकि सरकार वहाँ पर बदली है। तो यानी 5 के 5 राज्यों के नए सीएम बने हुए हैं। तो 5 राज्यों के ये नए सीएम कौन कौन से हैं इनको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के, लाल दुहोमा मिजोरम के, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के। इसके अलावा कुछ और नियुक्तियाँ हुई हैं जो कि मैं कई बार रिविज़न करवा चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर दिखेगा बिल्कुल मध्य में, और यहाँ का करंट टाइम का के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। यही दिलाएंगे इनको शपथ, ठीक है ना। कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। भोजताल साखे सागर झील यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र वाला भी राज्य यही है। पन्ना, पेंच, माधव, कान्हा किसली, ठीक है ना, संजय, ये सभी नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। राजधानी इसकी भोपाल होती है। बॉर्डर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, इधर गुजरात, इधर राजस्थान, ऊपर उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। आगे, हाल ही में रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम थीम के साथ 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, ये इस बार की थीम थी और इस थीम के साथ मनाया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस या अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस कब मनाया गया, तो आप बताओगे 11 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम क्या है? रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। क्लियर है जी। चलिए, तो पर्वतों की महत्व के बारे में बताने के लिए, साथ ही साथ पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वो लोग कैसे जीते हैं, उनके वास्तविक जो समस्याएं आती हैं उनसे वाकिफ़ कराने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल देखो, अभी उत्तरकाशी में एक टनल हादसा हुआ था ना, टनल ढह गई थी, उसमें बहुत सारे मजदूर फंस गए थे। 41 मजदूर 17 दिन बाद वहाँ से निकाले गए। तो ऐसी वहाँ पर सिचुएशन होती है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह वहाँ पर अक्सर होती रहती है। तो ये सभी उनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में भी बताना इस दिवस का महत्वपूर्ण विज़न है। थीम याद रखना, थीम छोटी है, 3 शब्दों की थीम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2003 में ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था। ये दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस या पर्वत दिवस मनाया जाता है। आगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद को केंद्र सरकार के द्वारा निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा? तो देखो, कल अनुच्छेद 370 पर बहुत बड़ा फैसला आया है। अनुच्छेद 370 को जो केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को हटा दिया था ना, 5 अगस्त को 2019 को, उस पर याचिकाएं दायर हुई थी। तुरंत ही अगले ही दिन याचिका दायर हो गई थी, फिर धीरे धीरे करके अभी तक 23 याचिकाएं दायर हुई थी। तो 23 याचिकाओं को यहाँ पर सभी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया कि सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, वो बिल्कुल संवैधानिक था और राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप था, संविधान के अनुसार था। इसलिए उसको जो याचिकाएं दायर की गई थी वो खारिज कर दी गई और ये फैसला बरकरार रखा गया कि 370 हटा ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कल वर्डिक्ट आया, 5 जजेस की जो बेंच थी उसने ये फैसला सुनाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था। 11 दिसंबर को ये फैसला आया है, तो ये दिन बन गया है ऐतिहासिक, 11 दिसंबर 2023। जैसे 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र ने इसको हटाया था, रिमूव किया था जम्मू कश्मीर से 370, तब ये दिन ऐतिहासिक बन गया था। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 1 को, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसको अलग न मानो, ये भी भारत का ही हिस्सा है। तो फिर किस बात का, उसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि 370 जो है वो टेम्पोररी है। यहाँ पर DY चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा, जो कि भारत के CGI हैं, इन्होंने भी कहा कि जब 370 उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये अस्थायी है और इसे हटाया जा सकता है, जब और जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, तब क्यों बवाल कर रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने इसी को लेकर के ये निर्णय दिया, वर्डिक्ट सुनाया और इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। मतलब आर्टिकल 370 जो सरकार द्वारा हटाया गया था राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार,
उसको ये वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी अभी लद्दाख बना रहेगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए जाएं। किसको? जम्मू कश्मीर में। मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, यूनियन टेरिटरी भले से ही अभी है लेकिन वहाँ विधानसभा है। साथ ही साथ वो तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन सरकार ने ये भी कहा था कि आगे चल करके उसे स्टेट का भी दर्जा दिया जा सकता है, तो आगे वो भी हो सकता है। विधानसभा जब चुनाव हो जाएगा तो वहाँ पर मुख्यमंत्री भी आ जाएगा। और अभी पिछले ही दिन मैंने आपको 1-2 दिन पहले मैंने आपको जो सीटों को लेकर के अमित शाह जी का राज्यसभा में बयान आया था, लोकसभा में बयान आया था कि कितना कितना सीटों का परिसीमन के बाद बढ़ाया गया है, वो सब आपको बताया जा चुका था। तो ये सब चीज़ें जो है आप लिंक करके रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। आरओ एआरओ की जो लोग तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो समझो ये जरूरी है, बहुत बड़ी घोषणा है। हाल ही में मेघालय के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग दिया गया, तो मेघालय के 4 उत्पाद को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से? गारो दकमंदा, लाकाडोंग हल्दी, लरनाई मिट्टी के बर्तन, इन सभी को दिया गया। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है उसको दिया गया। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला है मेघालय से। ये 4 प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, गारो चुबिची, लरनाई मिट्टी के बर्तन, गारो दकमंदा और लाकाडोंग हल्दी। ये सभी जो हैं मेघालय के प्रोडक्ट हैं और मेघालय के काफ़ी फेमस प्रोडक्ट हैं। जिसे आपसे अगर पूछा जाए कि गारो दकमंदा जो है ये क्या है, तो ये एक वहाँ पर गारो जनजातियों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। लरनाई मिट्टी के बर्तन जैनताई हिल्स के कारीगर के मिट्टी के बर्तन हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। गारो खासी, ये सभी जो है ना ये जनजातियां हैं और मेघालय में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। गारो चुबची जो है गारो जनजाति का चावल आधारित मादक पेय है। ऐसे ही लाकाडोंग क्षेत्र जैंतिया हिल्स मेघालय ये हल्दी में यहाँ पर उगाया जाता है, उस हल्दी को दिया गया। जीआई टैग की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो 1999 में इसके लिए बिल लाया गया था और ये बिल जा करके एक्ट बनता है 2003 में। और पहला प्रोडक्ट 2004 में बनता है दार्जिलिंग की चाय, जिसको मिला था जीआई टैग। दार्जिलिंग की चाय को मिला था जीआई टैग, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसे मिला था जीआई टैग। 10 साल की वैलिडिटी होती है, 10 ईयर की वैलिडिटी होती है जीआई टैग जब मिलता है तो, ठीक है जी। जीआई टैग पिछले दिनों में भी कहाँ के कौन कौन से प्रोडक्ट को मिले थे उनको क्विकली देख लो। जैसे सीख बागथान को लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश की याक चुरुपी को, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, इसके अलावा मुक्स बुज्जी चावल और राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को दिया गया। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर धातु शिल्प को दिया गया। गोवा के मनकुराड आम, गोवा बेबिंका को दिया गया। बीकानेर का काश्तकारी शिल्प राजस्थान का है, इसको दिया गया। राजस्थान के बीकानेर उस्ता कला और उदयपुर कोपकारी बेटल क्राफ्ट को दिया गया। जीआई टैग मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। देखो, जब कोई प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, अपने एरिया, खास एरिया की पहचान दिलाने लगता है, लोग उस एरिया को उस प्रोडक्ट की वजह से जाने लगते हैं ना। जैसे कहते हैं ना, अलीगढ़ का ताला, बनारस की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, बनारसी पान, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट की वजह से, रसगुल्ला के बारे में, तो वो प्रोडक्ट को और ज़्यादा ख्याति बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, उनको जीआई टैग दे देती है और उनकी ग्लोबल ब्रांडिंग करने में मदद करती है। तो जब ग्लोबल ब्रांडिंग होती है तो उससे अर्थव्यवस्था में भी उसकी वृद्धि होती है, वहाँ के किसानों की। मेघालय की बात करेंगे। मेघालय की राजधानी होती है शिलांग। अच्छा, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे हैं ना। देखो, मेघालय की राजधानी होती है शिलांग। यहाँ के सीएम हैं कानराड संगमा, नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं। इनकी पार्टी का नाम आपको याद रखना है। फागू चौहान साहब यहाँ के हैं गवर्नर। मेघालय मैंने आपको बताया है केवल और केवल एक ही राज्य असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाकी बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे ही 2 राज्य हैं भारत के जो केवल एक भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। एक है सिक्किम जो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे ही एक है मेघालय जो सिर्फ और सिर्फ असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आपको कई बार बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्य किससे कौन बॉर्डर शेयर करते हैं। इसको अच्छे से एक प्रिंट आउट निकाल करके ही चाहिए, इतने ही भाग का एक प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको आप अपने सामने टांग लो। अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है जी। मेघालय जो है ये आपने जान लिया, राजधानी शिलांग होती है। 11 जिले हैं, 60 विधानसभा की सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं। यहाँ पर है उमियम झील, इसके अलावा सीजी पक्षी अभ्यारण्य है, बलपक्रम है, नोकरोक नेशनल पार्क है। चेरापूंजी यहीं पर है, मानिसराम यहीं पर है। मानिसराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आगे
हाल ही में स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक नेटवर्क में भारत किस स्थान पर रहा? तो अभी स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत को मिली चौथी रैंक। भारत पिछले 3 से 4 सालों में सबसे खराब पोजीशन पर इस बार है। भारत पिछले 3 सालों में खूब अच्छे से फंडिंग पाया स्टार्टअप्स में, लेकिन अभी इस साल 2023 की अगर बात करें तो बहुत कम स्टार्टअप को फंडिंग मिली है। स्टार्टअप आप जानते हो, कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक कंपनी के द्वारा कुछ नया प्रोडक्ट शुरू कर चला जाता है, किसी की एक कंपनी शुरू की जाती है तो उसे कहते हैं स्टार्टअप। सरकार का मतलब हाथ ना हो, सरकार उसे ना स्टार्ट की रही हो। तो अब उस स्टार्टअप में फंडिंग मिलता है, विदेशी फंडिंग मिलता है, FDI जिसे कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है। और कभी कभी देश के भी बहुत बड़े जो हैं, जैसे कि आप देखते हो ना ये शार्क टैंक वगैरह, तो इसके थ्रू भी आता है। तो ये सब फंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पर ना भारत में 2023 में फंडिंग बहुत कम मिली। आपको याद होगा कोविड टाइम पर देख रहे थे जियो वगैरह में, रिलायंस में, गूगल, फेसबुक बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, उस टाइम बहुत धूम मचा रहा था। तो यहाँ पर अभी देखो 2023 में बिल्कुल डाउन पड़ गया। अमेरिका टॉप पर, ब्रिटेन सेकंड पर और चीन तीसरे स्थान पर रहा, चौथे स्थान पर भारत रहा। भारत को केवल $7 बिलियन प्राप्त हुए। पाकिस्तान वाले कह रहे होंगे केवल 7 बिलियन, हम 3 बिलियन के लिए क्या क्या नहीं करते IMF से। फिलहाल ये रिपोर्ट ट्रैक्सॉन ने जारी किया है। 2021 और 22 में भारत तीसरे स्थान पर था, इस बार चौथे स्थान पर है। अब पिछले दिनों में जो रैंकिंग आई थी, इंडेक्स रैंकिंग, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हम आ गए हैं 7वें स्थान पर, ये भी अपनी बेस्ट पोजीशन है अभी तक की, क्योंकि फर्स्ट 3 पर तो कोई रहता ही नहीं है, चौथे से तो लिस्ट शुरू होती है। तो कायदे से देखा जाए तो हम लोग चौथे स्थान पर हैं, है ना। चलो इसके बाद यानी क्योंकि हमारे पहले 3 ही देश हैं केवल। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 49वें पर हैं। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में हम लोग तीसरे पर हैं। कर्मचारियों के वेलबीइंग में हम लोग सेकंड पर हैं। और नॉर्ड लेयर की ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64 पे हैं। ऑफिस में जाकर सोना ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मर्सर वैश्विक पेंशन सूचकांक में 45वें पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भुखमरी सूचकांक में 111वें स्थान पर हैं। इसके अलावा ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 47वें पर हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें पर हैं और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर हैं। अगला है, अमेरिका ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन 2023 के रूप में सम्मानित किया? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में निखिल डे को सम्मानित किया है। निखिल डे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ एक संगठन चलाते हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसके ये को फाउंडर हैं। तो ये राजस्थान बेस्ड एक संगठन है, इसके को फाउंडर हैं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो सरकार को भी मजबूर करते हैं एक्शन लेने में, उनके इसी कामों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन का अवार्ड दिया है अमेरिका ने। अमेरिका की गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ है। अभी कब दिया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के दिन, जो कि कब मनाया गया था? अभी 9 दिसंबर को मनाया गया था, बताया था ना मैंने, 9 दिसंबर को मनाया गया था। उसी दिन इनको ये सम्मान दिया है, निखिल डे को। क्लियर है? आगे बुक जो है दोस्तों अपनी कल से लिस्ट हो जाएगी, मतलब अमेज़न पर आप कल से ऑर्डर कर पाएंगे। और स्टॉक देखो, चूँकि अपन लोग ना अब प्राइम सेलर बन गए हैं। प्राइम सेलर क्या होता है कि आप जो प्राइम मेंबर्स के रूप में, कभी कभी प्राइम मेंबरशिप जो लिए रहते हो, उसके रूप में जब ऑर्डर करते हो तो 1 डे डिलीवरी होती है, 2 डे डिलीवरी होती है, बहुत फास्ट डिलीवरी। तो अब वो हो गए हैं, तो इस वजह से ना आज लिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्टॉक मेरे पास नहीं पहुंचा हुआ है। छप गई है बुक, लेकिन अभी कल तक हमारे पास पहुंचेगी और मैं चाह रहा हूं इसी वजह से कल आपको ये इसमें मतलब स्टॉक बढ़ाया जाए, यहाँ पर पब्लिश इसको किया जाए। बाकी अमेज़न वगैरह पर किताब लिस्ट हो चुकी है, ऑर्डर आप करना शुरू कर सकते हो, लेकिन कल से करना, आज मत करना, वरना मेरे ऊपर बोझा बढ़ा दोगे। और कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा ही। फिलहाल ये जो बुक है इसके बारे में डिटेल एक आपको एनालिसिस दिया जाएगा। जिस दिन मेरे हाथ में बुक आ जाएगी तुरंत मैं आपको अच्छे से रिव्यू करके भी दिखाऊंगा। मोटा मोटा आप जान लो, आप आने वाले किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर पाते हो, डिटेल अगर जानते हो पाना, चैप्टर वाइज हिंदी माध्यम में, प्रश्नोत्तर माध्यम में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, टू द पॉइंट स्टैटिक जीके के साथ और हमारे एक्सप्लेनेशन के साथ, स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन, एरर फ्री बुक पूरा अच्छे से। इसमें देखो आपको बताया ना मैंने कि यहाँ पर हर एक पेज का प्रिंट आउट निकाल करके अच्छे से तरीके से एक एक लाइन चेक करके यहाँ पर तैयार की गई है इस बार किताब। 0 एरर है और
सिर्फ और सिर्फ ये जो नए 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं ये नहीं है, लेकिन चुनाव तक मैंने कवर कराया है कि चुनाव कौन जीता, कितनी सीटें कौन जीता है, ये सब। क्योंकि आप देख रहे हो मुख्यमंत्री तो भाई अभी भी चुने ही जा रहे हैं और छपने में भी लगता है 7 से 8 दिन का टाइम। मतलब पूरा अपडेटेड कंटेंट है और ये कंटेंट आपका मदद करेगा आने वाले सभी एग्ज़ाम में, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मई, जून में, सब के लिए काम करेगा। तो आप इसे ले सकते हो और ये बुक कल से आप ऑर्डर करना शुरू कर दोगे। कल मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा। आज आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों थियरी डेल पोर्टे। अब आप कहोगे भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं और नाम पता नहीं कैसे है, थियरी डेल पोर्टे। ये किसके सीईओ हैं? ये बिल्कुल विप्रो के सीईओ हैं। विप्रो के सीईओ हैं। विप्रो तो भारतीय कंपनी है ना, तो विप्रो के ये सीईओ हैं और ये सबसे ज़्यादा वेतन लिए हुए हैं। 2023 में ना भाई साहब 82 करोड़ रुपए लिए। 82 करोड़ रुपए 2023 के सालाना भर में इन्होंने अपने चार्ज किए हुए हैं। अभी इनकी कंपनी के द्वारा फाइलिंग की गई है जो लिस्ट, उसमें बताया गया है 82 करोड़ रुपए सालाना इनका पैकेज रहा है। इसके बाद अगर स्टार्टअप्स में देखा जाए कि स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा पेइंग सीईओ कौन है, तो उसमें जेरोधा के फाउंडर नितिन कामत और निखिल कामत हैं। इनको 72 करोड़ रुपए का वेतन मिला हुआ है। क्लियर है? तो ये सबसे ज़्यादा पाने वाले स्टार्टअप फर्म्स के रूप में सबसे ज़्यादा अधिक वेतन पाने वाले ये हैं और ये ओवरऑल भारत में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले ये हैं, 82 करोड़ रुपए। क्लियर? आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला 4G, चौथी पीढ़ी मतलब 4th जनरेशन 4G परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। 4th जनरेशन का न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू किया हुआ है। ये चाइना ने शुरू किया है अभी हाल ही में। कहाँ पर? पूर्वी सेडोंग प्रांत में सिराओबे संयंत्र। तो ये जो होगा ये चौथी जनरेशन का है। साथ ही साथ ये गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, दुनिया का पहला वाणिज्यिक संचालन चौथी पीढ़ी का। अच्छा, ये SMR टेक्निक पर चलेगा, यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्निक पर चलेगा, जो दबाव वाले जल के बजाय गैस के द्वारा ठंडा किया जाता है। पहले क्या किया जाता था? ये हाई प्रेशर्ड वाटर के थ्रू ठंडा किया जाता था रिएक्टर को, लेकिन यहाँ पर गैस के द्वारा ठंडा किया जाएगा, कूल किया जाएगा, यानी कूलेंट के रूप में गैस का यूज किया जाएगा। और ये अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसा भी बच जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बच जाती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि जापान ने दुनिया के सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया था। ये सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर था, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि जिसमें नाभिक जो हैं उसमें क्या होता है? नाभिक का संलयन होता है, 2 नाभिकों का, और नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन कहलाता है, यानी परमाणु विखंडन कहलाता है। यहाँ पर परमाणु संलयन वाला बनाया था इन्होंने। तो दोनों देश याद रखना, चाइना और जापान। आगे, दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल टोबैको कंपनी कौन बनी? यानी दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी ये बन गई है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड दोस्तों ये रही, ये दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसने अभी हाल ही में किसको पीछे किया है? बैट को। बैट यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी को पीछे कर दिया है। इसकी वैल्यूएशन बताई गई 68.6 बिलियन डॉलर, 68.6 अरब डॉलर के पूंजीकरण के साथ ये बन गई दुनिया की तीसरी। अब पहली दूसरी कौन है? पहले पर है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल अमेरिका की, सेकंड पर है अल्ट्रिया ग्रुप अमेरिका की। देख रहे हो 68.6 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं ये लोग, बोलो जुआ केसरी। ITC की शुरुआत 1910 में हुई थी इंपेरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO हैं संजीव पुरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 33वां व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 33वां व्यास सम्मान यानी कि अगला वाला जो संस्करण है ये किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा पुष्पा भारती जी को। पुष्पा भारती को। देखो अभी मैंने सरस्वती सम्मान बताया था ना, शिव शंकरी को दिया जाएगा। यहाँ पर अब ये व्यास सम्मान है, दोनों ही KK बिरला फाउंडेशन देता है। KK बिरला फाउंडेशन जो है, KK बिरला फाउंडेशन जो कि द्वारा है, उसी के द्वारा बिहारी सम्मान, ये व्यास सम्मान और सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। ये जो व्यास सम्मान होता है ये हिंदी के लिए दिया जाता है। पिछले 10 साल में हिंदी में जो बढ़िया आप किए रहे होते हैं प्रदर्शन, मतलब जो लेख लिखे रहते हैं उसके लिए, तो इनको भी इनके संस्करण, इनका जो संस्मरण है, यादें और यादें, इसके लिए दिया गया है।
किसके लिए दिया गया? यादें यादें और यादें। सरस्वती सम्मान जो मैंने आपको बताया था शिवशंकरी को, तो शिवशंकरी जो को किसके लिए दिया गया था? सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर यादें यादें और यादें के लिए पुष्पा भारती को दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, पुरस्कार राशि भी पूछा जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने कोशिश किया आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। MJT एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल है, आगे बुक आने वाली है जो सारा अपडेट इसी पर दिया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर डिटेल PDF क्लासेस की आपको मिलने वाली हैं। एक और लाइव सेशन में दिन में हो सकता है लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन सी लाइव क्लास चलाई जाए आपके आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए। GK GS का, करंट अफेयर क्या वगैरह वगैरह आप बता सकते हो। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों को 37 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 43 किया गया। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में है। आज आपको क्या बताना है? भारत में बुलेट ट्रेन का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? इसके अलावा निम्न में से कौन सा देश UNSC का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? कमेंट कीजिए जल्दी से, फटाफट से। मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगले दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।